नमस्कार दोस्तों, अरिंदम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो अम्ल, क्षारक एवं लवण। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं और जो 10th बोर्ड है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा NCERT से। तो चलिए दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। दोस्तों सबसे पहले अपन अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। दोस्तों सबसे पहले अम्ल दोस्तों स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं दोस्तों? खट्टे। और जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं इनमें अंतर। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अर्थात जो लिटमस पत्र है, आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है, तो दोस्तों ये लिटमस पत्र एक सूचक है। ये अपने को सूचना देता है कि ये अम्ल है या क्षार। अर्थात जब अपन लिटमस पत्र को किसी भी विलियन में डालेंगे तो वो उसमें जो उसका जो कलर है उसमें चेंज आ जाएगा। यदि वो अम्ल है तो लिटमस पत्र नीले से लाल हो जाएगा, और यदि वो क्षार है तो लाल से नीला कर देगा। दोस्तों वापस देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार बिल्कुल इनका उल्टा करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो दोस्तों इनमें कन्फ्यूज़न है कि अम्ल नीले को लाल करते हैं और क्षार लाल को नीला करते हैं। तो कन्फ्यूज़न में अभी आपका दूर करता हूँ दोस्तों। एक ट्रिक है, एक नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अनिल। अनिल नाम आपको याद रखना है। ऐसे अपना हो गया अम्ल, अर्थात अम्ल नीले से लाल करते हैं दोस्तों। समझ में आएगा दोस्तों? अनिल, नील, मीन्स अपना अम्ल हो गया, नी मतलब अपना नीला हो गया दोस्तों, और ल मीन्स लाल। अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो बाकी बचा क्षार वो इसका उल्टा कर देगा। अर्थात क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अम्ल खट्टे होते हैं तो सभी जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे इमली है, नींबू है, टमाटर है, उन सभी में क्या होगा दोस्तों? अम्ल होगा। और जो अपने जो जितनी भी जैसे साबुन है, साबुन कैसी होती है? कड़वी होती है। कैसी होती है? कड़वी। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अम्ल, इमली, नींबू, टमाटर, जितनी भी खट्टी चीज़ें उनमें सभी में अम्ल पाया जाता है। और इधर अपने क्षार, साबुन और बेकिंग सोडा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे देखेंगे। और कुछ और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक एसिड होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। और चीटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। चीटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, या इसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड दोस्तों। और सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। इधर देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों ये हो गया अपने अम्ल क्षार में अंतर। अब देखते हैं आगे सूचक। नाम से स्पष्ट है सूचक क्या है। सूचक अपने को सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार। अर्थात ऐसे पदार्थ जो हमें किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो हमें किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति की सूचना देते हैं, हमको सूचित करते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे? सूचक। और इन्हें अपन अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने को अम्ल क्षारक की सूचना दे रहे हैं, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे? अम्ल क्षारक सूचक। दोस्तों नोट्स मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट्स उतार सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे नोट्स, ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक
और संश्लेषित सूचक प्राकृतिक, जो अपने को प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक सूचक है। जैसे अपना पहला एग्जाम्पल हो गया लिटमस पात्र, हल्दी। दोस्तों हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। देखिए मैं बताता हूँ, हल्दी का एग्जाम्पल आपने ज़रूर ही देखा होगा दोस्तों। यदि आप वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट टी शर्ट हो चाहे वाइट शर्ट हो, जब अपन खाना खाते हैं तो यदि उसमें कोई सब्जी गिर जाती है, सब्जी गिर जाती है तो दोस्तों क्या होता है, जब उसको अपन साबुन से धोते हैं, साबुन से धोते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। कैसा हो जाएगा, लाल। जब फिर उसको वापस अपन जल से धोएंगे, टी शर्ट को वापस जल से धोएंगे तो कैसा हो जाएगा, पीला। अर्थात यहाँ अपने रंग परिवर्तन हो रहा है। देखते दोस्तों, हल्दी जब अपन वाइट कपड़े या वाइट टी शर्ट पहनते हैं तो उस पर यदि सब्जी का दाग लग जाता है, उसको यदि अपन साबुन से धोते हैं तो वो लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। जो ही उसको अपन पानी से धोएंगे, अच्छा धोएंगे तो लाल से वो पीला हो जाएगा। अर्थात यहाँ रंग में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो हल्दी भी अपने को सूचित करते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार। दूसरा लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया, जेरोनियम आदि ऐसे पौधे हैं, उनकी पत्तियां, फूल है, जिनसे अपने को सूचना मिलती है कि ये अम्ल है या क्षारक। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, किन्हीं दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, या ऐसा आ जाएगा निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। तो उनमें आपको ध्यान रखना है लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरोनियम, ये सभी प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। बार बार ये नाम आ रहा लिटमस पत्र। क्या है लिटमस पत्र, देखते हैं। लिटमस पत्र एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैंगनी। अर्थात लिटमस पत्र न तो अम्ल है और न ही ये क्षार है। लिटमस पत्र न तो अम्ल है और न ही ये क्षार है। अर्थात जब ये किसी माध्यम में नहीं होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है, यह बैंगनी रंग का रंजक होता है। और दोस्तों कहाँ से मिलता है लिटमस पत्र, लिटमस पत्र थैलोफाइटा समूह है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो थैलोफाइटा समूह है और उसका लाइकेन पौधा है। आपसे पूछ ले निम्न में से लिटमस प्राप्त किया जाता है, वहाँ ऑप्शन आ जाएगा कवक आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा और एक ऑप्शन आ जाएगा लाइकेन। तो लाइकेन को टिक करना, लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। और समूह कौन सा है, थैलोफाइटा समूह है, ध्यान रखना, थैलोफाइटा समूह है और लाइकेन पौधा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, ये सूचक मनुष्य ने खुद बनाए हैं, मानव निर्मित है, कृत्रिम सूचक है, इसलिए इन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। मेथिल ऑरेंज और फिनोलेप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेप्थेलिन दोनों ही संश्लेषित सूचक है दोस्तों, ध्यान रखना। मैंने शुरू में ही कहा था वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका इसमें फालतू वेस्ट नहीं हो और मेरा भी नहीं हो, तो मैं वही कंटेंट देता हूं दोस्तों जो सीधा एग्ज़ाम में आता है। चलिए अम्ल और क्षार के कुछ उदाहरण देखते हैं। अम्ल का पहला उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। तीसरा नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3। तीसरा होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एक कॉमन बात इन सभी में देखो दोस्तों, इसमें सभी में H+ आयन है, H+ धन आयन है, H+ धन आयन है दोस्तों सभी में, अर्थात अम्ल H+ धन आयन देते हैं। दूसरा देखते हैं क्षारक। क्षारक में देखो पहला एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र CaOH2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। वेरी इंपॉर्टेंट, रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन आया था दोस्तों। कैसे आया था कि यदि हमारे पेट में
अपाचन की स्थिति हो जाए तो अपन कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो पदार्थ है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र है MgOH2। MgOH2 इसका एक और फेमस नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एग्जाम यही था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही आंसर था दोस्तों। तो पेट में यदि अपच की स्थिति हो जाती है तो अपन एक एंट एसिड का उपयोग करते हैं, उसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सूत्र MgOH2 है और उसका कॉमन नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH4OH यहाँ एक चीज़ कॉमन है, क्षारक सभी जो सूत्र इनमें OH- आयन दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, सभी क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा, अम्ल विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन जो H+ इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन और OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक तरह का और सूचक होता है और उसका नाम है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक नाम से स्पष्ट है, कुछ ऐसे पदार्थ अर्थात ये अपनी गंध से ही अपने को सूचित कर देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार, अर्थात इनकी गंध अम्लीय माध्यम में अलग होगी और क्षारीय माध्यम में इनकी गंध अलग होगी। तो अपन गंध से भी पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जिससे अम्ल व क्षारक की उपस्थिति का पता चलता है, ऐसे पदार्थ गंधीय सूचक कहलाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी अम्लीय व क्षारीय माध्यम में गंध भिन्न भिन्न होगी, जिससे अपने को पता चल जाता है कि ये अम्ल है या क्षार, अर्थात उनकी उपस्थिति का पता चलता है दोस्तों। उदाहरण देखो, वेनिला का तेल, प्याज का तेल, लौंग का तेल, तीनों इसके उदाहरण हैं। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, गंधीय सूचक किसे कहते हैं और उदाहरण लिखिए। या यदि कोई कंपटीशन एग्जाम है तो निम्न में से गंधीय सूचक है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अपन देखते हैं कुछ अभिक्रियाएं अर्थात अम्ल व पहली विक्रिया देखते हैं, अम्ल व क्षारक की धातुओं से विक्रिया। अर्थात जब अपन अम्ल व क्षारक की धातु से विक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अम्ल की धातु से विक्रिया। क्या देखेंगे? अम्ल की धातु से विक्रिया। जब अम्ल की धातु से विक्रिया होती है तो क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे क्षारक की धातु से अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको समझने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं और एक उसके परख नली ऐसे सेट करते हैं दोस्तों। फिर उसमें से एक प्रवाहित नली निकालते हैं और जो जहाँ से नली निकलेगी वहाँ अपन कॉर्क से इसको बंद कर देंगे और फिर इस नली को अपन एक पात्र में लाएंगे और इस पात्र में होता है साबुन का विलयन। क्या होता है दोस्तों? साबुन का विलयन। तो दोस्तों जब अपन परख नली में कुछ जिंक, जो कि क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु। तो कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे, परख नली में कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे और इसके साथ में डाल देंगे अपन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाल देंगे दोस्तों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अपन क्या देखते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है दोनों में से। अर्थात जिंक अपनी होगी धातु और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया अपना अम्ल। जब दोनों को अपन एक परख नली में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं, फिर ये प्रवाहित नली में होते हुए साबुन के विलयन में जाते हैं और यहाँ से साबुन के बुलबुलों के अंदर से ही ये बाहर निकलते हैं। अर्थात साबुन के बुलबुले होते हैं वो हाइड्रोजन गैस से भरे होते हैं। H2 हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले ऊपर उठते हैं और जब अपन इन बुलबुलों के ऊपर एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती को अपन लाते हैं तो वहाँ पट पट के साथ H2 का दहन होता है। अर्थात पट पट के साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। पट पट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है दोस्तों। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। तो क्या समझ में
प्रयोग इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब अम्ल व धातु की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बनती है या कौन सी गैस बाहर निकलती है। पहला क्वेश्चन, इसको एक प्रयोग सहित उदाहरण सहित समझाइए और इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। तो वापस समझते हैं, एक स्टैंड लेंगे, उसमें एक परख नली लगाएंगे और फिर उसमें से एक प्रवाह नली निकालेंगे और जहाँ से नली निकलती है वहाँ कॉर्क से इसको बंद कर देंगे और एक इसमें साबुन का विलयन में से इसको गुजारेंगे। तो उससे पहले अपन धातु जिंक के टुकड़े डालेंगे परख नली में और अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो अपने को हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है और ये साबुन के बुलबुलों के अंदर भर के यहाँ से बुलबुले बाहर निकलते हैं। H2 हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, और जब इनके ऊपर अपन जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पट पट के साथ हाइड्रोजन का दहन होता है, अर्थात यहाँ पट पट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का दहन होता है दोस्तों। तो क्या समझे दोस्तों, अर्थात अपन ने लिया अम्ल H2SO4 और ली अपन ने क्या ली, जिंक धातु Zn। तो विक्रिया क्या हुई, ZnSO4 बन गया। क्या बन गया, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो यहाँ देखो अपने हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है दोस्तों। अर्थात जब अम्ल व क्षारक की अम्ल व धातु की विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यदि इसको प्रयोग के द्वारा समझाना हो तो आप ऐसे समझा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये प्रयोग किसका था, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की विक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन की जांच। ये अपनी जांच हो गई, हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रही है दोस्तों। अर्थात अपन कह सकते हैं जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है, जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन होता है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अर्थात जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है तो अपने को पता है हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है और हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है और एक नया यौगिक बनता है। वहाँ पर बना था ZnSO4 जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण है, उसे अपन क्या कहते हैं, लवण। तो समझ में आ गया होगा। अर्थात जब धातु की अम्ल से विक्रिया होती है तो हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन होता है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। वापस देखते हैं इसको सीधी सरल भाषा में। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन ऐसे लिखेंगे, यदि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 नंबर का कि क्या होता है जब अम्ल की धातु से विक्रिया होती है, तो अपन बताएंगे ये तो ले लिया अपन ने अम्ल, ये ले लिया अपन ने धातु। अर्थात जब अम्ल और धातु की विक्रिया होगी तो एक यौगिक बनेगा, उसे अपन लवण कहेंगे और हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखते हैं विक्रिया, अम्ल लिया अपन ने H2SO4 और धातु ली अपन ने जिंक, तो अपने बन गया ZnSO4 जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया था यहाँ ईयरली में। और दोस्तों ये एपिसोड में आ सकता है, एपिसोड में आया था अभी आप ईयरली में ऐसा आया था कि क्या होता है जब अम्ल व धातु की विक्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो उसमें ऑप्शन बहुत सारे थे, एक ऑप्शन था H2, तो अपने H2 गैस बाहर निकलेगी। दोस्तों मैं ये बिल्कुल ही फैक्ट बढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 10th एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सीधे फैक्ट आएंगे यहाँ से। तो आपको ये समझना, ये समझ लोगे तो आपके चाहे 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया अपने अम्ल और धातु की विक्रिया। अब देखेंगे अपन क्षार और धातु की विक्रिया। तो अपने ले लिया क्षार, फिर ले ली धातु। तो क्षार और धातु की विक्रिया होती है, उस टाइम भी अपने साथ वैसा ही हुआ, एक लवण बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। देखते हैं अभिक्रिया। क्षार ले लिया अपन ने 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु ले ली अपने जिंक, तो अपने बन गया Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अर्थात यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। अर्थात जब अम्ल व क्षार की धातु से विक्रिया होती है तो एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगली वाली जो अपनी विक्रिया है वो है धातु कार्बोनेट
कार्बोनेटों की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों की अम्ल के साथ में अभिक्रिया, अर्थात धातु कार्बोनेट, धातु प्लस कार्बोनेट। धातु कोई भी हो सकती है, फेरस हो सकता है, जिंक हो सकती है, कॉपर हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है। और कार्बोनेट का सूत्र आपको पता है CO3, क्या होगा दोस्तों लास्ट में CO3। और सोडियम भी धातु हो सकती है, अर्थात अपन यहाँ देखते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, अर्थात सबसे पहले अपन लेंगे धातु कार्बोनेट, फिर लेंगे अपन अम्ल और दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो अपने पास में क्या बन रहा है, अर्थात जब धातु और अम्ल धातु कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो एक तो बनता है लवण, एक बनता है सोडियम नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनता है जल। देखिए दोस्तों, अर्थात धातु कार्बोनेट लेंगे, धातु कार्बोनेट तो अपने पास में क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा लवण, क्या बन जाएगा लवण, एक क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या बन जाएगा जल। तीनों ही अपने पास में यौगिक बनेंगे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण। देखिए एग्जाम्पल से धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, तो अपन ने ले लिया धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। और क्या लेनी है, अम्ल लेनी है, तो अम्ल ले लिया अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। तो जब दोनों की अभिक्रिया होती है तो अपने पास बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, अर्थात NaCl तो हो गया लवण और H2 हो गया जल और CO2 क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने यही कहा था अपने पास जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो एक तो लवण बनेगा, एक जल बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, यदि CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि यदि CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा। चूना का सूत्र होता है, जो बिना बुझा हुआ चूना उसका सूत्र होता है CaO। और फिर जो बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र होता है CaOH2। ये बुझा हुआ चूना ये पानी के अंदर होता है और इसी को अपन कहते हैं चूने का पानी। क्या कहते हैं, चूने का पानी। तो ये पूछ रहा है क्या होगा यदि अपन चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो अपने दो चाहिए, एक तो चाहिए अपने को चूने का पानी, जो अपने ले लिया CaOH2 चूने का पानी, एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया अपने CO2। जब दोनों में अभिक्रिया होगी तो अपने पास में एक श्वेत अवक्षेप आएगा, अर्थात यदि अपन ये अभिक्रिया परख नली में करते हैं, थोड़ा सा चूने का पानी लेंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो अपने पास में एक श्वेत रंग का अवक्षेप आएगा। वो क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब आगे और ये कह रहा है कि यदि अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें, मतलब जो अपने पास में ये बना ना CaCO3 और जल, CaCO3 और जल बना, इसमें यदि अपन और CO2 प्रवाहित करें तब क्या होगा। तो वापस करते हैं, यदि अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करें तो ये हो गया अपने CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया जल और ये हो गया अपने कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रवाहित कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं तो अपने पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 जो कि जल में घुलनशील है, ये भी एक लवण है। तो दोस्तों CaCO3 मैंने कहा था क्या है, संगमरमर का सूत्र है। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक रूप हैं, जैसे चूना पत्थर लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर होता है उसमें भी CaCO3 होता है। जो खड़िया है अपनी खड़ी है, गांव वाले जानते हैं खड़ी क्या होती है, ये अपन अंग्रेजी में कहते हैं चौक, जो खड़िया चौक है उसमें भी CaCO3 होता है। और संगमरमर है ये, इसमें भी क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये इसके CaCO3 के रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। दोस्तों वापस देखते हैं अगला, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस बार अपन ने क्या लिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर लिया था धातु कार्बोनेट और यहाँ ले रहे अपन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। कोई भी धातु ले ली और फिर क्या लेना हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसको लिखेंगे HCO3। क्या कहेंगे HCO3। तो यहाँ अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल
NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही अपने बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। देखते हैं वापस क्या होता है जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से होगी। तो दोनों को अपने अभिक्रिया करवाई तो वापस वही बना अपने लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अर्थात जब अपन धातु कार्बोनेट की अम्ल से विक्रिया करवाते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से विक्रिया करवाते हैं तो अपने पास में 3 चीजें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं रिएक्शन NaHCO3, ये हो गया अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल ले लिया HCl, तो अपने पास बन गया NaCl लवण, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दोस्तों चलिए आगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अर्थात नाम से स्पष्ट है उदासीन, जो कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। उदासीनीकरण अर्थात जब अम्ल, एक तो हो गया अम्ल और एक हो गया क्षारक, अर्थात दोनों की अभिक्रिया परस्पर करवाएंगे तो पास में क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण प्लस जल, तो इसे ही अपन कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, उदासीनीकरण दोस्तों यहाँ से चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उदासीनीकरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण व जल बनते हैं, इसे ही अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी तो अपने पास में लवण और जल उत्पाद के रूप में बनेंगे, तो इसे अपन क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखते हैं रिएक्शन, अम्ल ले लिया अपन ने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक ले लिया अपन ने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने पास बन गया लवण NaCl और जल H2O। तो दोस्तों ये है अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए आगे, अगली अभिक्रिया है अपनी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, तो अपन ने ले लिया धात्विक ऑक्साइड और ले लिया अपन ने अम्ल। जब दोनों की अभिक्रिया हुई तो उत्पाद क्या बन रहा है, लवण और जल, जो कि अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही है। अर्थात अपने उदासीनीकरण में जब अपने अम्ल क्षार की अभिक्रिया हो रही थी तो भी अपने लवण और जल बन रहा था, और यहाँ अपने धात्विक ऑक्साइड है और अम्ल है तो भी अपने लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अम्ल तो है अपने पास में लेकिन क्षारक नहीं है, तो क्षारक का काम कौन कर रहा है, धात्विक ऑक्साइड कर रहा है। कौन कर रहा है, धात्विक ऑक्साइड। तो अपने पास क्या बन रहा है, जब धात्विक ऑक्साइड इसी अभिक्रिया अम्ल से हो रही है तो क्या बन रहा है, लवण और जल। तो अम्ल का काम तो अम्ल कर रही है लेकिन क्षार नहीं है, तो क्षार का काम कौन कर रहा है, क्षारक कर रहा है। देखिए, क्षारक व अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, क्षारक व अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण व जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, और इन्हें क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अर्थात धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। देखिए, जब अपने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही थी तो लवण और जल बन रहे थे, यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। अम्ल की अभिक्रिया हो रही है धात्विक ऑक्साइड से तो भी अपने पास में लवण और जल बन रहा है। तो अम्ल तो है अपने पास लेकिन क्षार नहीं है, तो क्षार का काम कौन कर रहा है, धात्विक ऑक्साइड। इसलिए अपन कहेंगे कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अर्थात धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय। कैसी होती है, क्षारकीय। तो एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाएगा, उसमें आपको चूज करना क्षारकीय। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय क्यों होती है। देखते हैं रिएक्शन, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये अपने धात्विक ऑक्साइड हो गया, और H2SO4 अम्ल हो गया, तो अपने ZnSO4 लवण और जल H2O बन गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन करेंगे क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये ले लिया अपन ने क्षारक, ये ले लिया अधात्विक ऑक्साइड। जब ये दोनों की अभिक्रिया हुई तो भी अपने उत्पाद वही वापस लवण और जल बन रहे हैं, लवण और जल बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही है। तो उदासीनीकरण में अपने वही हो रहा था और यहाँ भी वही हो रहा है, लवण और जल बन रहे हैं। यह क्षारक है लेकिन अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है,
तो अम्ल का काम कौन कर रहा है? अधात्विक ऑक्साइड, अर्थात अम्ल का कार्य कौन कर रहे हैं? अधात्विक ऑक्साइड। तो अपन कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। तो एक क्वेश्चन ये और बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? अम्लीय। या अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि जब अपन अधात्विक ऑक्साइड की विक्रिया क्षारक से करवाते हैं तो लवण और जल बनते हैं, जो कि बिल्कुल उदासीन अभिक्रिया के समान ही है। इसलिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। क्षारक ले लिया CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड ले लिया अपन ने CO2, तो बन गया अपने लवण CaCO3 और जल H2O। अतः अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक में समानता। तो मैंने पहले ही कहा था कि अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं और क्षारक देते हैं OH- आयन। एक प्रयोग करते हैं जब अपन देखते हैं, ये अपने एक पात्र ले लिया, इसमें अपने डाल दिया अम्लीय विलयन। क्या डाल दिया? अम्लीय विलयन। यहाँ पर कैथोड है और यहाँ एनोड है। तो अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अपन देखते हैं प्रयोग में कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अम्लीय विलयन में इसका मतलब आयन है। भाई जब प्लस और माइनस आयन होंगे तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल में प्लस और माइनस आयन होते हैं। और जब अपने अम्ल और की धातु की विक्रिया हुई तो लवण बना था और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। और धातु की विक्रिया जब क्षार से हुई थी तो भी लवण बना था और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली थी। अतः जब अम्ल व क्षारक की धातु से विक्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अतः सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन। अपन देखा सूत्र देखा था शुरू में HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH HCOOH। तो सभी में क्या होता है? हाइड्रोजन होती है। अर्थात अम्लों में उपस्थित धन आयन व ऋण आयन के कारण विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अम्लों में उपस्थित धन आयन व ऋण आयन के कारण विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात अम्ल में धन आयन होता है। अम्ल में धन आयन H+ होता है। कौन होता है? H+। अतः अम्ल विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। अर्थात अम्ल विलयन में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। इस प्लस को H+ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो इसके अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो विलयन में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। दूसरा क्षारक। क्षारक में उपस्थित ऋण आयन होता है, वो होता है OH-। क्या होता है दोस्तों? OH-। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। अर्थात क्षारक में क्या होता है? ऋण आयन होता है और क्या होता है? OH- हाइड्रोक्साइड आयन। अतः क्षार विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। क्षारक क्या देता है? OH-। अर्थात परिभाषा हो जाएगी, वे पदार्थ जो विलयन में OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो एक अम्ल व क्षार की नई परिभाषा हो गई कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और जो पदार्थ OH- आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण, अम्ल के उदाहरण देखिए। HCl H+Cl- HNO3 H+NO3- CH3COOH H+CH3CO- H2SO4 2H+ SO4 2-। क्षारक देखिए NaOH Na+OH- CaOH2 Ca2+ 2OH- MgOH2 Mg2+। सॉरी यहाँ मैंने लिखा नहीं, भूल गया, Mg2+ 2OH-। यहाँ सभी क्षारक विलयन में क्या दे रहे हैं? OH- आयन दे रहे हैं और यहाँ सभी अम्ल क्या दे रहे हैं? H+ आयन दे रहे हैं। समझ में आ गया दोस्तों आज अपन ने अम्ल व क्षारक पढ़ा, लवण पढ़ा, उसका एक पार्ट पढ़ा अभी हमने। ये टॉपिक बड़ा है, इसको मैंने 3 पार्ट किए हैं। एक पार्ट आज पढ़ा है, बाकी 2 पार्ट अपन कल देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अम्ल व क्षारक का बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। छोटे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। और मैंने कहा था मैं बिल्कुल फैक्ट एंड CERT से पढ़ाऊँगा और जो क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है वही पढ़ेंगे अपन, कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में दोस्तों।